हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 को शुरू करने जा रहे हैं। ये खास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स का टॉपिक है, आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का वर्ड यूज करें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यूँ तो जो टॉपिक है क्लास 11 का, ये टॉपिक जो आप पहली बार पढ़े थे समुच्च, और उसके बाद था संबंध। तो क्लास 12 में भी शुरुआत में जो चैप्टर नंबर 1 है स्टूडेंट, वो है आपका संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है स्टूडेंट। ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है और इसी से क्लास 12 की शुरुआत होती है। आप संबंध क्लास 11 में भी पढ़ चुके हो, तो इस वीडियो को आप बड़ा ध्यान से देखिए। ये इस सेशन का पहला वीडियो है और इसके बाद जैसे जैसे आपको वीडियोज मिलेंगे आप उसको ध्यान से देखना। अगर मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा समझ में आ ही जाएगा आपको, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो उसके बारे में कमेंट करना है, फिर नए तरीके से आपको समझाने का प्रयास दूसरे वीडियो में किया जाएगा। तो संबंध आप क्लास 11 में भी पढ़े हो, फिर उसको मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ और क्लास 12 का भी जो संबंध का टॉपिक है उसको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो जो आप क्लास 11 में क्या पढ़ा था कि यदि ए और बी कोई दो उप समुच्च हो, ध्यान से सुनो, यदि ए और बी कोई दो उप समुच्च हो तब ए क्रॉस बी के प्रत्येक उप समुच्च को एक संबंध कहते हैं समुच्च ए से बी में। यानी आर एक संबंध है ए से बी में, तो आर उप समुच्च होगा ए क्रॉस बी का। यानी समुच्च मान लो कि आपका यहाँ ए और बी दो सदस्य है, समुच्च बी में सी डी भी दो एलिमेंट अगर हम लेते हैं, दो अवयव लेते हैं, तो आप ए क्रॉस बी जानते हो। क्लास 11 के माध्यम से आप इसमें जोड़ा लगाते हो, ठीक है। आप जोड़ा लगाते हो बी सी और बी डी, ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। अगर आप ए क्रॉस बी का कोई भी उपसमुच्च निकालोगे, कोई भी उपसमुच्च, जैसे देखो इसका कोई एक अवयव ले लो, मैंने लिया ए डी, यह एक संबंध है। ये क्लास 11 में आप पढ़े हो। ए सी लिया, फिर बी सी लिया, ये भी एक संबंध है। R3 ले लो, ए सी बी सी, कोई भी अवयव ले लो, ए डी, ये भी संबंध है। ऐसे अनेकों संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं स्टूडेंट, जो समुच्च ए से समुच्च बी में परिभाषित माना जाएगा। तो संबंध एक नया नाम जरूर है, लेकिन संबंध होता क्या है? उपसमुच्च। यानी कि उपसमुच्च के ही नए नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, उपसमुच्च मतलब संबंध। अब आ जाओ कि क्लास 12 में संबंध हम लोग कैसे शुरू करेंगे। तो वही है कि यदि ए और बी कोई भी दो अरिक्त समुच्च हो तब ए क्रॉस बी के प्रत्येक उप समुच्च को समुच्च ए से समुच्च बी में एक संबंध कहते हैं, जो कि आपको वीडियो पॉज करके कॉपी में नोट कर लेना है कि यदि ए तथा बी कोई दो अरिक्त समुच्च हों तब ए क्रॉस बी के प्रत्येक उप समुच्च को समुच्च ए से बी में एक संबंध कहते हैं। एक संबंध कहते हैं। आप अन्य वीडियो की तरह वीडियो को स्किप मत करो, ये मैथ्स का टॉपिक है। लगातार आप देखोगे, ध्यानपूर्वक सुनोगे, देखोगे, समझोगे, तब आपको समझ में आएगा। उप समुच्च को समुच्च ए से बी में एक संबंध कहते हैं। संबंध को स्टूडेंट, संबंध को सामान्यतः आर द्वारा
सूचित करते हैं। अर्थात आपने अभी तक के भाषा में, गणितीय भाषा में क्या देखा, आर उप समुच्चय होता है ए क्रॉस बी का, यानी ए क्रॉस बी का प्रत्येक उप समुच्चय का ही नाम क्या पड़ गया, संबंध पड़ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपको बताता हूँ जो कि बोर्ड में अक्सर आते रहते हैं कि यदि एन ए बराबर 3, एन बी बराबर 2, तब ए से बी में परिभाषित कुल संबंधों की संख्या होगी। आपके ऑप्शंस हैं ये 32, 6, तीसरा ऑप्शन 64 और चौथा ऑप्शन 32 में लिख चुका हूँ 128। तो आप सबसे पहले तो क्लास 11 के भी माध्यम से आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो, तो कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। मैं इसका आंसर अभी बता रहा हूँ कि Na 3 है, यानी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 है, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 2 है। तो जो कुल संबंधों की संख्या होगी, सूत्र याद रखना आप यहाँ से कि कुल संबंधों की संख्या क्या होगी, 2 का पावर mn, जहाँ m क्या है, पहले समुच्चय में अवयवों की संख्या, n क्या है, दूसरे समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अब कुल संबंधों की संख्या क्या होगा स्टूडेंट, 3 गुना 2, तो 2 का पावर 6 और 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा आपका 64, 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा 64, यानी कुल संबंधों की संख्या आपकी होगी 2 का पावर 6 के हिसाब से 64। ठीक है, इसमें कोई गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। अब आगे हमको क्या पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, उसको ध्यान से देखना है। यहाँ तो ए और बी अलग अलग दो समुच्चय थे, तो कुल उप समुच्चय और संबंध किसे कहते हैं उसका। अभी तक में सिर्फ आपको एक ही बात याद रखना है कि उप समुच्चय को ही क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं, और कुल संबंधों की संख्या होती है 2 का पावर mn, जहाँ m है पहले समुच्चय में अवयवों की संख्या और n है स्टूडेंट दूसरे समुच्चय में अवयवों की संख्या। अब इस लाइन को पढ़िए कि यदि R समुच्चय A से परिभाषित कोई संबंध हो, तब देखो R समुच्चय A से परिभाषित कोई अगर संबंध होगा ना, तो R उप समुच्चय होगा A क्रॉस A का, यानी A क्रॉस A का जो उप समुच्चय होगा उसे हम लोग कहेंगे समुच्चय A से A में परिभाषित संबंध। समुच्चय A से समुच्चय A में ही परिभाषित वो संबंध है, A क्रॉस A से परिभाषित। अब देखो इस पर एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि अगर समुच्चय A में अवयवों की संख्या, ध्यान से सुना, अगर A में अवयवों की संख्या n हो तो A से परिभाषित कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी। अब वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोच लीजिए कितने संबंध होंगे, परिभाषित कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके सोच लो आंसर, और हम बताते हैं अब आंसर। तो संबंधों की संख्या पूछा जाएगा तो 2 का पावर mn लगा लो, क्योंकि दोनों तो समान समुच्चय है, तो अवयवों की संख्या यहाँ पर n है दोनों में,
तो n गुना n होगा, तो 2 का पावर n गुना n क्या आ जाएगा, n स्क्वायर। तो आपका आंसर होगा 2 का पावर n स्क्वायर। यानी a से a में संबंधों की संख्या अगर पूछा जाए तो कुल संबंधों की संख्या होगा आपका 2 का पावर n स्क्वायर। इससे भी ऑब्जेक्टिव आते हैं। यदि अगर मान लीजिए समुच्च a में है 2 3 4 5, तब a से परिभाषित संबंध की संख्या कितनी होगी, तो 2 का पावर, इसमें अवयव देख लीजिए कितने हैं, 4, तो 2 का पावर 4 स्क्वायर यानी 2 का पावर 16। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्लास 12 के बोर्ड में अक्सर आते रहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कुल संबंधों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 2 का पावर 16। और ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको होंगे आप ये फॉर्मूला लगा करके कुल संबंधों की संख्या निकाल सकते हो। अब अगली बात क्या है पढ़ना, वो देखो ध्यान से। हाँ, कमेंट जरूर करना कि ये पहला वीडियो था, आपको कैसा लगा। अच्छा खराब जो भी हो कमेंट करना है बाय हार्टली, दिल से करना, मजाक नहीं करना कि कुछ वो बोल देते कुछ लिख देते, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो अब जो पढ़ना है आपको वो पढ़ना है संबंध के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन कि संबंध के कितने प्रकार होते हैं। तो आप यहाँ पे याद नहीं करना कि संबंध के 5 7 या नहीं, संबंध के जो मुख्य प्रकार हैं वो कौन कौन है वो मैं बता रहा हूँ। पहला तो एक संबंध होगा जिसे हम लोग कहते हैं रिक्त समुच्चय, खाली ये रिक्त संबंध। दूसरा संबंध स्टूडेंट होगा उसे कहते हैं सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध। तीसरा जो एक एक करके हम बताएंगे, तो इसमें ये कोई दो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग डिटेल कर लें। रिक्त संबंध का मतलब बच्चों क्या हुआ, जिसमें कोई अवयव संभव नहीं हो उसे हम लोग कहेंगे रिक्त संबंध। और सार्वत्रिक संबंध क्या होगा, तो वो संबंध 100% अगर A क्रॉस A के इक्वल होगा तो उस संबंध को हम लोग सार्वत्रिक संबंध यानी यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है क्लास 12 के लिए, और उसमें सबसे पहला आता है सौतुल्य संबंध। सौतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सौतुल्य संबंध। इसको आपको ध्यान से समझना है। सौतुल्य, सौ मतलब स्वयं, तुल्य बने बराबर, यानी सौतुल्य संबंध क्या है इसकी आप परिभाषा देखना और बढ़िया से इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड में संबंध और फलन से आते हैं। कम से कम 5 क्वेश्चन तो संबंध और फलन से आते ही हैं। तो सौतुल्य संबंध किसे कहेंगे वो ध्यान से देखना। मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ क्या है सौतुल्य संबंध। समुच्चय ए से परिभाषित, स्टूडेंट एक बात मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि बिना किसी समुच्चय से कोई भी संबंध परिभाषित आपका नहीं होता है। जब तक समुच्चय नहीं रहेगा कोई भी संबंध परिभाषित नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि समुच्चय ए से परिभाषित कोई भी संबंध, जिसको संकेत में हम लोग क्या करें आर, समुच्चय ए से परिभाषित कोई संबंध आर सौतुल्य संबंध कहलाता है यदि A, सदस्य होगा उस संबंध का A के प्रत्येक मानों के लिए, अर्थात ये कहें कि A फॉर ऑल, इसको क्या बच्चों कहते हैं, फॉर ऑल A बिलोंग्स कैपिटल A। यानी कि ये जो मैथ गणितीय भाषा है इसको मैं अपनी भाषा में आपको समझा देता हूँ कि कोई संबंध R
स्वतुल्य तभी होगा जब उसमें ए के जितने भी सदस्य होंगे, ए में जितने भी सदस्य होंगे प्रत्येक के तुल्य, प्रत्येक के समान अवयव होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि एक है समुच्चय ए का सदस्य तो 1,1 आर का सदस्य होना चाहिए। अगर 2 सदस्य है समुच्चय का तो 2,2 हर हाल में समुच्चय संबंध का अवयव होना चाहिए। और अगर ऐसा है बच्चों तो उस संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कहेंगे। एक भी छूटना नहीं चाहिए, एक भी ऐसे अवयव छूटना नहीं चाहिए, तभी वो संबंध स्वतुल्य होगा, अन्यथा वो संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। एक आसान सा एग्जाम्पल से हम इसको समझाते हैं। मान लीजिए आप बोर्ड का एग्ज़ाम देते हो, एक परीक्षा एक सब्जेक्ट का आप पास कर गए तो आप पास कहलाओगे? नहीं, आगे भी तो देखना होगा कि जो सब्जेक्ट बाकी है उसमें आप पास हो कि नहीं। लेकिन अगर एक में फेल हो, मान लो जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें एक में फेल हो आप, तो आगे क्या देखेंगे? आप परीक्षा में फेल हो। उसी तरह से मैं यहाँ बता दूं कि एक ही बार ऐसा नहीं होना चाहिए, एक के सभी मान जो होंगे उसके लिए समान अवयव अगर संबंध में रहता है तब वो संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। उदाहरण के रूप में आप देखिए, इसमें मैं ले रहा हूँ अवयव 1, 2, 3। अब इससे परिभाषित मैं संबंध लिख रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों। ये मैं 4 संबंध यहाँ लिख रहा हूँ और मैं बताऊंगा कैसे वो स्वतुल्य है और कौन सा संबंध स्वतुल्य नहीं है। ध्यान से देखते रहना। तो ये संबंध आपका स्टूडेंट क्या है? 4 संबंध मैंने लिखा है, ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसके अवयव को देखो, सीधी सी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान से देखना, आप पहले समुच्चय को देखो, इसमें अवयव है 1। अब इस संबंध में देखो 1 कहीं है तो आपको दिखाई देगा, हाँ यहाँ पे है। इसका अवयव है 2। अब देखो इसमें 2,2 कहीं है, हाँ है यहाँ पे। फिर 3 देखो, 3,3 है इसमें, हाँ है। इसका मतलब क्या हुआ कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का तुल्य अवयव से संबंध इसमें है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध है। यह संबंध आपका क्या है? स्वतुल्य संबंध है। उसके बाद R2 को देखो, यानी दूसरा संबंध जो मैंने लिखा है 1,1, 2,2, 1,3। आप इसमें देखो 1 का स्वतुल्य है, यहाँ पे 1,1 है। अगर A है A का तो A, उसमें अवयव होना चाहिए। अगर इसमें 2 है, यहाँ पे देखो 2,2 है, लेकिन 3 है यहाँ पे, लेकिन 3,3 इसमें नहीं है। तो भले 2 में ये पास है लेकिन इसमें फेल है, इसलिए बच्चों यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। यह संबंध तो है लेकिन स्वतुल्य संबंध नहीं है। चलिए तीसरा संबंध हम देखते हैं। इसमें 2,2 है, चलेगा। 3,3 नहीं है, 1,1 है। तो अब देखने की बचा ही क्या है, इसमें 3 का प्रतिबिंब आपको नहीं दिख रहा है, 3 का स्वतुल्य अवयव नहीं दिख रहा है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। याद रखना बच्चों, स्वतुल्य होने के लिए जितना भी अवयव है सबके तुल्य अवयव से बना हुआ युग्म, बना हुआ जोड़ा होना चाहिए, तभी वह स्वतुल्य होता है। जैसे देखिए इसमें 1,1 नहीं है, 2,2 है, 3,3 है, लेकिन 1,1 नहीं होने के चलते यह संबंध भी स्वतुल्य नहीं है। लेकिन अब देखो एक संबंध और मैं लिखता हूँ 1,1, 2,1, 2,2, 2,3, 3,3। ये निश्चित है, कम से कम ये तीनों का होना निहायत जरूरी है। इसके बाद
अवयव हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सब होना ही चाहिए, तो ऐसा संबंध आपका स्वतुल्य कहलाता है। जैसे गणित में पास करने के लिए बिहार बोर्ड ने न्यूनतम मार्क्स रखा है 30 नंबर, तो आपको 30 आता है तो पास है, 31 भी आता है तो पास है, 32 भी आता हो तो पास है, यानी न्यूनतम आपको 30 नंबर चाहिए, 30 मार्क्स आना चाहिए। तो उसी तरह से जो भी अवयव समुच्चय में दिया हुआ है उसके स्वतुल्य होने के लिए, जैसे यहाँ पे 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, और उसके बाद जितना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वो स्वतुल्य संबंध होगा। और भी इसके डिटेल क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा तो उस समय इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन अभी तक आप स्वतुल्य संबंध समझे कि नहीं इसके बारे में कमेंट हमको जरूर आना चाहिए। आप वहां पे लैंग्वेज में लिखना कि सर मैं स्वतुल्य संबंध क्या है समझ गया या नहीं समझे, तो भी जरूर बताना कि मैं स्वतुल्य संबंध नहीं समझा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ध्यान से वीडियो को देखते हो बिना स्किप किए हुए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो अगला संबंध है उसको ध्यान से आप देखना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो स्टूडेंट में, दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, जो क्लास 12 के स्टूडेंट हो या आगे एयरफोर्स, रेलवे, एयरफोर्स या फिर नेवी या फिर आर्मी या फिर जिसमें भी क्लास 12 स्टैंडर्ड के मैथ्स आते हैं उसको ज़रूर आप शेयर करना। अगला संबंध है स्टूडेंट सममित संबंध। सममित संबंध, इसको हम लोग इंग्लिश में सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन यानी सममित संबंध। मैं अपनी बात दोहरा देता हूं बच्चों कि कोई भी संबंध बिना समुच्चय के परिभाषित नहीं होता है। तो इसकी क्या परिभाषा होगी कि कोई भी संबंध आर हो और समुच्चय ए से परिभाषित हो। कोई संबंध आर हो तथा वो समुच्चय ए से परिभाषित हो तब आर सममित होगा। आर सममित होगा यदि, अब आपकी शर्त आएगी कि किस हालात में कोई संबंध आर ए से परिभाषित होने पर सममित होगा। यदि ए अगर समुच्चय, या ये कहें कि अगर ए कॉमा बी संबंध आर का सदस्य है तब बी कॉमा ए भी आर का सदस्य होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ए बी कहाँ से आएगा तो आपका समुच्चय से आएगा, और अगर ए कॉमा बी आर का सदस्य है तो निश्चित रूप से बी कॉमा ए आर में होना चाहिए, तभी वह संबंध सममित होगा। अगर कोई एक है और उसका उल्टा उसमें विद्यमान नहीं है, मौजूद नहीं है बच्चों, तो वो संबंध सममित नहीं होगा। जैसे अभी जस्ट मैंने उदाहरण के रूप में लिया था 1 2 3। अब इससे बहुत संबंध परिभाषित तो हो ही सकते हैं जैसा कि आपने जस्ट कुछ ही देर पहले देखा, लेकिन अभी शर्त बदल गया है कि अगर ए कॉमा बी किसी संबंध का अवयव है, साथ ही साथ उसका उल्टा बी कॉमा ए भी उसका सदस्य है, तब वैसे संबंध को वैसे रिलेशन को हम लोग सममित रिलेशन यानी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। जैसे देखो 1 1 2 1 1 2। ध्यान दे देना कि आपको पता लग जाना चाहिए कि वो है सममित या नहीं। चलिए बाबू, मैंने 3 संबंध लिखा है जो ए से परिभाषित है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। सिर्फ आपको कुछ ज़्यादा नहीं देखना है, और पढ़ाई को टेंशन नहीं लेना चाहिए स्टूडेंट। पढ़ाई को एंजॉय करना चाहिए, तभी आपको आसानी से ध्यान में रहता है, बोर नहीं लगता। आप इसमें अवयव तो इसका है ही, ए से ही निकला हुआ है, तो चलो संबंध तो है।
अब एक एक है इसका एक सदस्य, तो आप इसका उल्टा ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे? 1,1 तो यही है, खुद है, इसलिए यहाँ तक तो काम है। 2,1 इसमें सदस्य है, तो 2,1 सदस्य है तो उसका उल्टा 1,2 इसमें होना चाहिए। आप खुद देख लो, 2,1 भी है, 1,2 भी है, इसलिए बच्चों यह संबंध सममित संबंध यानी सिमेट्रिक रिलेशन है। दूसरे संबंध को आप देखो, इसमें 2,2 है तो 2,2 का उल्टा भी 2,2 ही होता है, तो ये खुद है, तो यहाँ तक काम चल रहा है। 3,3 का भी उल्टा 3,3 भी होता है, तो यहाँ भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पे पकड़ा गया 1,2 इसका सदस्य है, लेकिन इसमें इसका उल्टा ए बी है तो बी होना चाहिए, तो 1,2 है, लेकिन 2,1 इसमें नहीं है बच्चों, इसलिए यह संबंध सममित संबंध नहीं है। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सममित है, आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो आपको इसी बात को देखोगे कि जितने भी अवयव हैं, चाहे वो एक हो या अनेक हो, जितने भी अवयव हैं उसी में सबका उल्टा उसमें मौजूद है या नहीं। अगर एक भी ऐसा मिल गया जिसका उल्टा उसमें उपस्थित नहीं है बच्चों, तो वो संबंध सममित नहीं होगा, वो संबंध सममित नहीं होगा। जैसे देखो 1,2 है तो 2,1 है, तो यहाँ तक ठीक है। 1,3 है, 3,1 है, यहाँ भी ठीक है। 2,2 है तो 2,2 का उल्टा भी 2,2 होता है, तो बच्चों यह संबंध सममित संबंध है, यह संबंध सममित संबंध है। लेकिन अगर आप इसमें कुछ ऐसा डाल दिए, जैसे कि 3,2 लिख करके और छोड़ दीजिए, यहाँ मैं वो बता चुका हूँ, अभी इतने अवयव, तो देखिए यहाँ तक पास है, ये भी पास है, यहाँ भी पास है, लेकिन यहाँ पर फेल है बच्चों। कैसे? 3,2 है इसमें, लेकिन इसमें 2,3 नहीं है। तो अगर आप इसमें 3,2 को रख देते हो, तब यह संबंध सममित संबंध नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि सभी का उल्टा तो है, इसका भी उल्टा है, लेकिन इसका उल्टा इसमें उपस्थित नहीं है। तो एक में भी अगर छूट गया बच्चों, तो वो संबंध सममित संबंध नहीं होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। इस पर बहुत सी बातें और भी आती है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें और डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको जो मेन संबंध पढ़ना है उसको मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो अगला संबंध आपको क्या पढ़ना है क्लास 12 के लिए, उसकी मैं चर्चा करता हूँ। तो पहला क्या पढ़ा आप? मेन पढ़ा आप स्वतुल्य संबंध। दूसरा क्या पढ़ा? सममित संबंध। और तीसरा जो कि इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ना है वो। तो चलिए अगला जो संबंध हमको पढ़ना है वो संबंध आपका क्या है? संक्रामक संबंध, ठीक है। संक्रामक संबंध, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो संक्रामक संबंध जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये टेढ़ा भी है। संक्रामक संबंध जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक या संक्रामक भी आप कह सकते हो, ये संक्रामक संबंध है। और मैंने कई बार बोला कि कोई भी संबंध बिना समुच्चय के परिभाषित नहीं होता है। तो कोई संबंध आर, सामान्यतः आर से हम लोग सूचित करते हैं संबंध को, क्योंकि रिलेशन का पहला अक्षर आर होता है। तो कोई संबंध आर ए से परिभाषित हो तथा ए बी अगर सदस्य है आर का, बी सी भी सदस्य है आर का, और ये दोनों मिलकर के अगर आपको बताता है कि ए सी भी आर का सदस्य है, तब आर को संक्रामक संबंध कहते हैं। आर को संक्रामक संबंध कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आर को संक्रामक संबंध कहते हैं। ध्यान से देखना, जिस तरह से इसको आप याद रखने के लिए एक तरीका भी अपना सकते हो कि संक्रामक रोग की तरह, जैसे ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, यानी ए से एक रोग बी को लगा, बी से एक रोग सी को लगा, तब हम कह सकते हैं कि ये रोग की शुरुआत ए से हुई और सी तक पहुंच गई। तो ए से परिभाषित वो संबंध तो है ही,
साथ ही साथ क्या है, देखो ए बी आर का सदस्य है, तो जहाँ बी खत्म हुआ है वहीं से अगला अवयव है, बी सी आर का सदस्य है। तो अगर ए बी भी आर का सदस्य है, बी सी आर का सदस्य है, तो ए सी को भी आर का सदस्य होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा संबंध है तब उस संबंध को संक्रामक कहेंगे। लेकिन अगर ए बी आर का सदस्य है, बी सी आर का सदस्य है, लेकिन ए कॉमा सी आर का सदस्य नहीं है बच्चों, तो वह संबंध संक्रामक संबंध नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई संबंध अगर स्वतुल्य नहीं है तो संक्रामक नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सब अपने आप में स्वतंत्र है। कुछ संबंध ऐसे भी हो सकते हैं जो स्वतुल्य सम्मित के साथ साथ संक्रामक भी हो सकते हैं, और कुछ संबंध ऐसे भी होंगे जो तीनों मैंने बताया, स्वतुल्य बताया, सम्मित बताया और अभी संक्रामक बता रहा हूँ, इस तीनों में से कोई भी नहीं होगा। उदाहरण मैं उसी समुच्चय से ले रहा हूँ, 1 2 3 आपका 3 अवयव लेता हूँ और इससे परिभाषित होने वाला संबंध लिखता हूँ। आप ध्यान से इसको देखना कि कौन सा संबंध संक्रामक है, और मैं व्याख्या करके भी बताऊँगा कैसे वह संबंध संक्रामक है। मैं 2 3 ले रहा हूँ, 3 1 ले रहा हूँ और 2 1 ले रहा हूँ, फिर इसमें 1 1 ले रहा हूँ, 2 1 ले रहा हूँ, उसके बाद 1 2 ले रहा हूँ। इसका अवयव 2 3 है, 3 1 है, 1 2 है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, 3 ये, तो ये 3 संबंध मैंने लिया है। आपको देखना है कि संक्रामक का शर्त कहाँ कहाँ मंजूर होता है, कहाँ कहाँ पूर्ण होता है, कहाँ कहाँ शर्तों का पालन होता है। जो भी परिभाषा मैंने बताया यही है शर्त कि ए बी बी सी होने पर ए सी भी आर का सदस्य होना चाहिए। अब यहाँ देखो 2 3 से संबंधित है, 3 1 से संबंधित है, तो मेरे शर्त के अनुसार 2 भी 1 से संबंधित होना चाहिए, यानी कि 2 3 इसका सदस्य है, 3 1 इसका सदस्य है। तो जो मैंने परिभाषा बताया उस परिभाषा में ए हो गया 2, सी हो गया 1, तो 2 1 यानी यहाँ पे सी है, तो 2 1 सदस्य होना चाहिए। और देखो यहाँ पर 2 1 उपस्थित है, इसलिए स्टूडेंट यह संबंध संक्रामक संबंध है। अब यहाँ आप देखो 1 1 इसका सदस्य है, तो 1 1 से शुरू होने वाला 1 2 इसका सदस्य है, इसमें आपको 1 2 होना चाहिए। कैसे, देखो 1 1 आर का सदस्य है, यानी यहाँ पे R2 मैंने लिया है, और उसके बाद 1 2 भी R2 का सदस्य है। ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे जो अंत होता है अगला इससे शुरू होने वाला अवयव आपको ढूंढना है। तो 1 1 सदस्य है, 1 2 सदस्य है, तो शुरू से अंत वाला 1 2 इसमें सदस्य होना चाहिए। तो ऑफकोर्स 1 2 R2 का सदस्य होना चाहिए स्टूडेंट। और आप ध्यान से देखो 1 2 इसमें उपस्थित है ये, इसलिए यह भी संबंध संक्रामक संबंध है। अब तीसरा संबंध को देख लेते हैं। इसमें आपका 2 3 है, 3 1 है, 2 3 है, 3 1 है, तो 2 1 इसका सदस्य होना चाहिए था संक्रामक होने के लिए। 2 3 है, 3 1 है, 2 1 होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 1 कहीं भी उपस्थित नहीं है स्टूडेंट, इसलिए यह संबंध संक्रामक संबंध नहीं होगा। मैं फिर से बता देता हूं, ध्यान से आप इसको देखना कि 2 3 R3 का सदस्य है, फिर 3 से शुरू होने वाला इसमें आप ढूंढ लो, तो 3 से शुरू होने वाला है 3 1, तो 3 1 भी R3 का सदस्य है। तो संक्रामक होने के लिए 2 2 1 3 1 है ना स्टूडेंट, 2 3 है, 3 1, तो 2 1 इसमें होना चाहिए, तो 2 1 इसका सदस्य नहीं है, इसलिए R3 संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था संबंध और उसके प्रकार। और इसके बाद मिलते हैं बहुत जल्द।